जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं, उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनके गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। आखिर जरूरत क्या है? ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले करना है। हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। PDM के सेक्रेटरी जनरल जनाब शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी और फौरी तौर पर जनाब कामरान मुर्तजा साहब और अता तारड़ साहब को राब्ते में लें और पूरा एक सुप्रीम कोर्ट लेवल का एक कानूनी पैनल बनाएं और इन कवानीन का जायजा लें ताकि हम अदालत से रुजू कर सकें। हम कानून और आइन का रास्ता लेना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल उन्हें जो उसको लाए हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि गलती हो गई, मगर अब कैसे करेंगे गलती को दुरुस्त ये अल्लाह को पता और मेरे को पता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, एक तरफ अपोजिशन जमातें जो हैं वो ईवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सियासी जंग लड़ने के लिए और अदालतों के अंदर कानूनी जंग लड़ने के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ तैयारी करी हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान इत्तेहादी जमातों के साथ मिले हैं और उनको आमादा करने की कोशिश की है कि कल जो मुश्तरका इजलास है पार्लियामेंट का वो हुकूमत का साथ दें ताकि जो बिल्स पेश किए जा रहे हैं वो बाआसानी से हुकूमत जो है पास करवा सके। इस हवाले से हुकूमती जमात ने ये कहा है कि जी इत्तेहादियों के साथ ऑल इज़ वेल। अल्लाह के फजल करम से क्यू वालों को, MQM वालों को, BAP वालों को, GTA वालों को, जितने हमारे दोस्त हैं, आज देयर ऑल ऑन बोर्ड। वो ज़हनी तौर पर कायल हुए हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। नाजरीन, आज लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने तमाम कायदीन को पाबंद किया कि अपनी अराकीन की मौजूदगी को पार्लियामेंट में यकीनी बनाएं और लाहौर के अंदर हमजा शहबाज साहब जो हैं वो जाके परवेज़ इलाही साहब से मिले, उन्होंने चौधरी शुजात साहब की इयादत की और हमने देखा कि कैसे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो कुर्बतें हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। कल अहम इजलास है, क्या अपोजिशन जो है वो कुव्वत रखती है कि हुकूमत को डिफ़ीट कर सके? इसी हवाले से हमने दावत दी है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद हक्कान अब्बासी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मगर पिछले 2 दिनों के अंदर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे जस्टिस राना शमीम के मामलात के ऊपर। इसके ऊपर आज वज़ीर इत्तलात ने कुछ गुफ्तगू की है, वो आपको सुनाते हैं, फिर आपसे इसका जवाब दें। कल जिस तरीके से एक जाली एफिडेविट और एक ऐसे शख्स की तरफ से जो कि नून लीग के रहनुमाओं का एक तो परवरदा है और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि वो लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे के ऊपर जो है वो रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एफिडेविट दिया, उसकी फ़ीस भी नवाज शरीफ की फैमिली ने अदा की और इस वक्त हुसैन नवाज शरीफ उनको डील कर रहे हैं। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, आप क्या कहेंगे जो फवाद चौधरी साहब ने आज स्टेटमेंट दी है और उनका ये कहना है कि पसे पर्दा मियाँ साहब की फैमिली जो है वो उकसा रही है राना शमीम साहब को, जस्टिस राना शमीम साहब को, कि इस तरह के बयान आते हैं? ये फवाद चौधरी साहब ऐसी बातें करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। उनकी नौकरी लगी हुई इसी मामले पर, वो करते रहेंगे, बात उनकी नहीं, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मामला बड़ा संजीदा है और बड़ा गहरा है कि एक मुल्क के चीफ जस्टिस ने अदालत के जज को, हाई कोर्ट के जज को कहा कि इस मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की बेल इलेक्शन से पहले ना ले। मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के जो सरबराह हैं उनको आपने इलेक्शन के अंदर कन्विक्ट किया और फिर चीफ जस्टिस कह रहे हैं हाई कोर्ट के जज से और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से कि उनकी बेल ना होने दें इलेक्शन से पहले। तो ये मामला बड़ा सीरियस है और आम आदमी नहीं कह रहा। ये जो ऐनी शाहिद है जो उस वक़्त चीफ जस्टिस थे गिलगित बल्तिस्तान के, वो कह रहे हैं। तो अब या चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान झूठ बोल रहे हैं या चीफ जस्टिस पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं। एक शख्स ने हल्फिया बयान
कसम उठाकर दे दिया है। अब उसका कुछ तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि यहाँ हकीकत क्या है, मामूली बात तो नहीं है। अब उसका कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। अगर हमारे मुल्क की आला अदलिया जो है वो उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ सुओ मोटो नोटिस ये ले सकती है कि इसने अकामा लिया था दुबई का, और वहाँ पर जिस कंपनी से अकामा लिया था उससे उनको एक मामूली सी माहाना आमदन भी होती थी जो उन्होंने नहीं हासिल की, वो कंपनी भी ख़त्म हो गई। तो वो उनके असासे थे, वो डिक्लेयर नहीं किए और उनको आपने निकाल दिया, नाअहल कर दिया, हुकूमत मुल्क की तोड़ दी, जबकि मुल्क में कानून मौजूद था कि ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाता। यहाँ तो मुल्क की सबसे बड़े जो जज हैं उनके कंडक्ट पर सवाल उठा है। तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। आज नहीं करना पड़ेगा तो कल होगा। आपके सामने सब कुछ हकीकत है। जब आप कहते हैं कि जी उनकी कॉन्डक्ट के ऊपर सवाल उठा है, तो आप अब क्या करने जाएंगे? क्या आपकी पार्टी कानूनी चाराजोई करेगी, अदालत जाएगी? कैसे आप इस मामले को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये आप खुद इस पेशे को जानती हैं, कानून का मसला है, ये अनचार्टेड टेरिटरी है। इस मुल्क में ऐसे नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं, कुछ तो हुआ है ना। अब उसकी हकीकत पे मालूम करना ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरी तवक्को ये है कि आज इम्तिहान जुडिशरी का है। सुओ मोटो पावर जो रखते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये उससे जो अभी तक सुओ मोटो इस्तेमाल हुई है पावर्स जिस मामले में, ये उससे बहुत गहरा और बहुत संजीदा मामला है। इस पर मुझे उम्मीद है कि जुडिशरी खुद सुओ मोटो नोटिस लेगी और काम करेगी। नहीं करेंगे तो पिटिशनर मुल्क के अंदर मौजूद होंगे। शाहिद साहब, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है जिसके ऊपर कल वोट भी होना है, इसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं एग्जैक्टली ऑपोजिशन के? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आज भी उन्होंने कहा जी एक मॉडर्न तरीका है इलेक्शंस करवाने का, तो आपके जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से वो हैं क्या? जी, मॉडर्न कहाँ पे है? 150 मुल्क हैं कि तकरीबन जहाँ इलेक्शन होते हैं उनमें 6 में ये इस्तेमाल होता है। ये एक फरसूदा पुराना निज़ाम है जो दुनिया में रिजेक्ट हो चुका है। इससे मज़ीद सवाल उठेंगे इलेक्शन के ऊपर। आप ये भूल जाते हैं कि हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं। जब भी आप निज़ाम को तब्दील करेंगे जिसमें कोई सबूत ही ना रहे, पिछली दफ़ा क्या हुआ, आपके पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में एक हिस्सा था जो इलेक्ट्रॉनिक था, जो रिकॉर्ड ट्रांसफर सिस्टम था, सही सारी चोरी वहीं पे हो गई। अवाम का एतमाद नहीं है इस पर, इलेक्शन कमीशन का एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन 37 तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है। आप ये एक कानून बनाकर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसका तज़ाद है आइन के साथ। तो अगर आइन पढ़ लें और हमेशा जब इंतखाबी इस्लाहात नाम निहाद या जो भी हों वो होती हैं तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर पार्लियामान में पास की जाती हैं। पिछली दफ़ा यही पीटीआई अपोजिशन में थी, कमेटी बनी जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी हर जमात वहाँ मौजूद थी, अपोजिशन की अक्सरियत थी उस कमेटी पर। 117 मीटिंग्स हुई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज मंजूर किया गया। आप आज एक कंट्रोवर्शियल निज़ाम ला रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना, इत्तफाक नहीं, जो आप बात कर रहे हैं वो जो अपोजिशन तो अलहदा बात है, मगर जो इत्तेहादी भी हैं उन्होंने भी कहा है और उन्होंने भी अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है इस मामले पर। मगर चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ आपकी माजी में तलखियाँ भी रही मगर दोस्तियाँ भी थी, क्या इस वक्त आपके कोई बराह रास्त बातचीत हो रही है इत्तेहादियों से जिसके अंदर MQM PMLQ शामिल है कि जी आगे अगर बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है? नहीं, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, उनको टेलीफोन आ गया है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, वो बात ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि इत्तेहादी अब हुकूमत के साथ वापस आ चुके हैं? जी, मैंने कहा ना, टेलीफोन का बड़ा असर होता है हमारे मुल्क में, उसका एक बड़ा जामे निज़ाम मौजूद है। नहीं, आपने दुरुस्त कहा कि टेलीफोन का बड़ा असर होता है। जी, जो अपोजिशन जमातों की अगर हम बात करें
तो हमने कुछ कुर्बतें देखी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान, तो हम क्या समझें कि वहाँ पे भी टेलीफोन चलेंगे, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी अब मिल के PDM चल सकती है आगे? जी, ऑपोजिशन में हम सब इकट्ठे हैं। PDM पीपल्स पार्टी ने खुद छोड़ी थी, वापस आना चाहते हैं तो PDM का एतमाद बहाल कर दें, जरूर शामिल हो जाएं। पहले दिन से PDM के साथ थे, खुद ही जमात छोड़ दी, अब वापस आना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह। लेकिन इत्तेहाद के बगैर नहीं होता। जब आपने कहा कि इत्तेहाद के बगैर नहीं होता, तो आगे बढ़ के आप कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलेंगे? क्योंकि अगर आपने PTI को और इत्तेहादियों को डिफीट करना है तो फिर आपको पीपल्स पार्टी तो लाजमी सेनेट के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर चाहिए होगी। तो हाउ डू यू सी इमरान खान विदाउट द हेल्प ऑफ द PPP? अगर वो इश्यूज पे साथ हैं, वो भी यही समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गलत चीज है, हमारा भी PDM का भी यही मौकफ है, तो बस ठीक है, उस इशू पर इकट्ठे हैं। हर जमात का PDM में शामिल होना जरूरी नहीं होता। जमातें हैं जो PDM का हिस्सा नहीं है, वो फिर भी साथ चलती हैं PDM के। जब भी एक इशू हो हम उनके साथ चलते हैं, तो वो PDM में आना या ना आना रुकावट नहीं होती अपोजिशन करने में। क्योंकि आज जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि जी हमें ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। क्या आपको भी यही लगता है, या आपको लगता है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? जरदारी साहब बहुत पुराने सियासतदान हैं जी, बेहतर जानते हैं मुझसे। वो अगर वो कह रहे हैं तो मैं भी उनसे इत्तेफाक करता हूँ। जब आप कहते हैं कि आप उनसे इत्तेफाक करते हैं, तो फिर वो दो ही तरीके हो सकते हैं। एक ये कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएँ जहाँ पे आपके पास नंबर नहीं है, ख़ास तौर पे अगर फ़ोन कॉल्स आ गए हैं, और दूसरा ये कि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद चले जाएं, क्योंकि अब फ़ोन कॉल्स आ गए हैं तो वो ख़ुद नहीं जाएंगे। तो फिर आपको उम्मीद कहाँ से नज़र आ रही है? फ़ोन कॉल्स बदल भी जाती हैं, फ़ोन कभी यहाँ से आता है, कभी दाएं से आता है, कभी बाएं से आता है, वो मामलात भी बदल जाते हैं। लेकिन हम तो एक जमहूरी असूल तो हम नहीं छोड़ सकते। हम कोई सौदा करके अदम एतमाद नहीं करना चाहते। आज मुल्क के मसाइल का अगर आप हल पूछते हैं, या तो आप कहें कि मुल्क में किसी को तकलीफ नहीं है, मुल्क में किसी को मुश्किल नहीं है, आज हर आदमी परेशान है, मुल्क मुश्किल में है, इसका वाहिद तरीका है कि मुल्क के अंदर फौरी और शिफाफ इलेक्शन कराए जाएं। क्योंकि आज जो मुल्क के मामलात हैं उसकी वाहिद वजह 2018 के इलेक्शन की चोरी है। वो इलेक्शन चोरी ना होते आज आपकी ये हालात ना होते। आज बांग्लादेश का GDP पहुंच गया है $2600 फी कस पे, पाकिस्तान 1200 के लगभग है। बाकी हिसाब आप खुद लगा लें। आपने आज कहा कि जी देखिए जो कुछ भी हुआ, तो इससे ये लगता है और इससे ये बहुत वाज़ेह हो गया है कि जो कुछ भी हुआ वो गैर कानूनी था, और जो इलेक्शन था वो हमारे से लिया गया, उसके अंदर धांधली की गई। अगर आपको तब ऐसा लगा और अब भी फ़ोन कॉल्स जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ ही जा रहे हैं, तो आपको फिर क्या उम्मीद है कि जो अगला इलेक्शन होगा वो साफ़ और शफाफ होगा? आप कैसे इंश्योर करेंगे ऑपोजिशन जमातों के तौर पे कि आपको वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जिसकी आपको ज़रूरत है? देखिए, फ़ोन कॉल्स हमारे खिलाफ नहीं है, फ़ोन कॉल तो मुल्क की आवाम के खिलाफ होती है। जब इत्तेहादी नहीं चलना चाहते हुकूमत के साथ, जब हुकूमत के अपने मेंबरान ये कह रहे हैं कि अगर हम इस हुकूमत के टिकट पर, PTI की टिकट पर इलेक्शन में गए तो तबाह हो जाएंगे, हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी, और उनको ज़रूरत है कि फ़ोन कॉलों के ज़रिए इकट्ठा किया जाए, फिर इसका मतलब मामला तो नहीं चल रहा। तो मुल्क की बेहतरी जो है वो इसी में है कि फौरी और शिफाफ इलेक्शन कराए जाएं। PDM तो यही कहती है कि जब तक आप मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं करेंगे तो मुल्क की बेहतरी तो नहीं होगी। आप 100 इलेक्शन चोरी कर लें, क्या मुल्क बेहतर हो जाएगा? मैंने आपके सामने बात रख दी है। आज बांग्लादेश की फी का आमदनी हमसे दुगनी है। किसी को तशवीश है इस बात की? किसी को परवाह है कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है? उसकी वजह क्या है? वहां पर जी कुछ और भी हो रहा है, यहाँ पर जमहूरियत नहीं ये है चूंकि आप वज़ीर आज़म रहे हैं और आप इस मामले को भी देखते रहे हैं, TLP के मामले को भी आप देखते रहे हैं। अब हमने देखा है कि कैसे TLP के
जो लोग हैं उनको फोर्स स्केड्यूल से निकाला गया है, कुछ को रिहा किया गया है, एक डील जो है वो सामने नहीं आई मगर उसके तहत उनको रिहा किया गया है। इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं बोलती? इसलिए चूँकि पंजाब के अंदर उनकी खासी एक अक्सरियत तो नहीं मैं कहूँगी मगर उनकी सपोर्ट तो है, मगर आपने इसके ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी बयान नहीं दिया कि ये दुरुस्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे पॉलिसी बयान का कोई मकसद नहीं है। टीएलपी एक सियासी जमात थी, इलेक्शन में हिस्सा लिया, आपने उसको 4 शेड्यूल में डाला, कलअदम करार दिया, फिर आपने हटा दिया, फिर 4 शेड्यूल से निकाल दिया। ये तमाशे तो आप ही कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये पूछने रहता हूँ 4 शेड्यूल होता क्या है? ये अंग्रेजों के कानून है, हमने पकड़े हुए हैं, ये मार्शल के जवाबित हैं, या मुल्क में कोई शख्स मुल्क दुश्मन होता है या क्रिमिनल होता है या नहीं होता है, या आम शहरी होता है? हमने पता नहीं 1st शेड्यूल, 2nd शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल, हमने क्लासेस बना दी है सवाल किया तो ये इसलिए आपसे ये सवाल किया कि ये कहा जा रहा है कि जो अगला इलेक्शन होगा उसके अंदर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और टीएलपी के दरमियान होगी, और जिन लोगों को 4th स्केड्यूल से निकाला गया है उनके ऊपर कुछ के ऊपर इल्ज़ाम ये भी थे कि उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया है। और चूँकि आप वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इस बात से डील कर चुके हैं, आपकी क्या राय है कि क्या टीएलपी के लोगों को इस तरीके से माफ़ी देनी चाहिए थी, उनको 4th स्केड्यूल से निकाल देना चाहिए था, उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए कि नहीं? देखिए, मेन स्ट्रीम में लाना किसी का काम नहीं होता। एक सियासी जमात है, रजिस्टर्ड है, आपको पसंद हो या ना हो। जो कार्रवाई की इसी हुकूमत ने की, कलअदम करार दिया, फिर मुज़ाकरात किए, पुलिस वाले शहीद हुए, मुजाहिरीन शहीद हुए, मुल्क में अफरा तफरी रही, सबसे बड़ी सड़क मुल्क की 2 हफ्ते बंद रही, खंदकें खोदी आपने 20-20 फुट चौड़ी इस मुल्क की बड़ी शाहराहों पर। अब उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। सियासत यही होती है, आप जिससे मर्जी इंतखाबी इत्तेहाद बना लें। क्या इस मामला से मुल्क का बेहतरी होती है या नुकसान होता है? इस बात को देख लें। फैसला अवाम के फैसले का एहतराम करें, वोट की इज्जत करें, वहीं से हल निकल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने अपना वक्त हमें दिया। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अब ये कह रहे थे कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको कॉल्स आ गई हैं, इसलिए वो कल जो है हुकूमती जमात के साथ खड़े नज़र आएंगे। नाज़रीन, इधर एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद अफ़गानिस्तान की तरफ रुख करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तालिबान के कब्ज़े के बावजूद अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के मामलात हैं वो हल नहीं हो रहे और दहशतगर्दी की वारदातें अफ़गानिस्तान के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। दाइश ने कुछ जो हमले हैं उनको काबुल के अंदर कबूल किया है और अब ख़बरें ये आ रही हैं कि गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि लोग अपनी बच्चियों को जो है बेचने पर मजबूर हो गए हैं। ये जो बोझ है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का, इस बहरान का, ये पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा और पाकिस्तान की काविश है कि आलमी दुनिया जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अफ़गानिस्तान को तस्लीम कर ले। पाकिस्तान इस काविश में कितना कामयाब हो रहा है, हमें ज्वाइन किया है एम्बेसडर मंसूर अहमद ख़ान साहब ने, जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले आपसे ये सवाल होगा कि पाकिस्तान ने बहुत सारी काविशें की कि जी अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है उसको तस्लीम कर लिया जाए। हमने एक तरीके से जो काउंसिल एक्सेस है, काउंसिल जो हैं वो हमने खोल दिए हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारे सफारती ताल्लुकात ऑफिशियली तो नहीं मगर बहाल हुए हैं। फिर जो अभी फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे उनको भी हमने एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल दी है। तो क्या हम इसके करीब हैं कि हम अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने लगे? देखिए, ये बहुत पाकिस्तान ने शुरू से बड़ी वजाहत से कहा है कि जो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत की रिकॉग्निशन का जो अमल होगा वो कंसल्टेशन से होगा अफ़गानिस्तान के नेबर्स के साथ, रीजन के साथ और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, और वो एक मुख्तलिफ प्रोसेस है। ये जो एंगेजमेंट अफ़गानिस्तान के साथ है ये न सिर्फ पाकिस्तान की है, पाकिस्तान तो उनका एक बहुत करीबी हमसाया है,
लेकिन इसके अलावा दुनिया के दीगर ममालिक की, दीगर हमसाया ममालिक की और दीगर रीजन के ममालिक की उनके साथ चल रही है। उन्होंने ये इस पाकिस्तान विजिट करने से पहले मुख्तलिफ ममालिक के विजिट किए हैं, दोहा का भी विजिट किया है, टर्की का विजिट किया है, मॉस्को का विजिट किया है, उज्बेकिस्तान भी उनके सीनियर लीडरशिप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वगैरह गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये एंगेजमेंट जो है दो चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए है, एक तो इकोनॉमिक और दूसरी ह्यूमैनिटेरियन एंगेजमेंट, क्योंकि इस वक्त बहुत एक सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इमर्ज कर रहा है अफगानिस्तान में, बैंकिंग चैनल्स के ना होने की वजह से, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ना आने की वजह से। और इस क्राइसिस में अफगानिस्तान की हेल्प करने के लिए मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ ममालिक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने भी पहले हमारे वजीर खारजा वहां गए थे और अब उनके वजीर खारजा आए हैं और वर्किंग ग्रुप्स लेवल पे मुख्तलिफ ग्रुप्स में मीटिंग्स हुई हैं तिजारत को, लोगों की मूवमेंट को और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। मगर एम्बेसडर साहब, जो आलमी दुनिया है अभी तक वो इस बात पे आमादा नहीं हुई कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करेंगे। आपकी जो मीटिंग्स भी हुई ट्रोइका की, उसके अंदर भी उन्होंने कुछ कंडीशंस तालिबान के सामने रखी हैं। उसके अंदर एक कंडीशन ये है कि आप लड़कियों को स्कूल जाने दें। अभी भी सेकेंडरी स्कूल लड़कियों के पूरे अफगानिस्तान में खुले नहीं हैं। इस हवाले से तालिबान हुकूमत आपको क्या बता रही है? क्या वो इस बात पे आमादा हो जाएगी कि लड़कियों के स्कूल को पूरे मुल्क में खोल दिए जाएं, सेकेंडरी स्कूल्स को? जी देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ एंगेजमेंट में बड़ी कंसिस्टेंटली, बड़े तसलसल से ये कंडीशन सामने रखी हैं, जिसमें 3 कंडीशन है, लेकिन जिसमें जिस तरह आपने कहा विमेन राइट्स या विमेन एक्सेस, गर्ल्स एक्सेस टू एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखती है। इसमें मेरी भी जो एंगेजमेंट अफगानिस्तान की सीनियर लीडरशिप के साथ होती रही है और दीगर जो कंट्रीज हैं उनके एम्बेसडर्स की या उनकी पॉलिटिकल लेवल पे जो एंगेजमेंट हो रही है, उसमें अफगान तालिबान की इस अबूरी हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई है कि वो लड़कियों को स्कूल जाने के सिलसिले में जो इंतजामात हैं उन पे उनकी कोशिशें कर रहे हैं। जो छठी क्लास तक, क्लास 6 तक तो तमाम अफगानिस्तान में लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंतजामात बढ़ने की वजह से अब 10 से 11 प्रोविंसेस में अफगान अथॉरिटीज के मुताबिक लड़कियां स्कूल जा रही हैं। और अभी ट्रोइका प्लस के इंटरेक्शन के दौरान अमरीकी अथॉरिटीज जो थी, अमरीकी जो नुमाइंदे आए हुए थे, उन्होंने भी मुझे इस बात की कंफर्मेशन दी कि उनकी इत्तला के भी यही है कि 11 के करीब प्रोविंसेस में जा रही हैं। लेकिन साथ ही अफगान लीडरशिप ने, खासतौर पे उनके वजीर खारजा मुत्तकी ने और उनकी जो एजुकेशन अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि जल्द ही वो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम अफगानिस्तान में हाई स्कूल्स में लड़कियों की एक्सेस मुकम्मल हो और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी जो फैसिलिटीज दी जा सकती हैं दी जाएं। तो लगता यह है कि अफगान तालिबान की क़यादत को इस बात का अंदाजा है, एहसास है कि लड़कियों की तालीम न सिर्फ ये कि अफगान सोसाइटी के लिए अहम है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी ये बहुत पुरजोर मुतालबा है। एम्बेसडर साहब, आपको याद होगा जब पिछली दफ़ा तालिबान हुकूमत में आए थे तो तब भी उन्होंने कहा था कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तभी हम लड़कियों को इजाज़त देंगे कि वो स्कूल जाएं। अब मगर वो हालात कभी ठीक हुए नहीं और फिर हमने देखा कि कैसे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तो क्या ये तो नहीं होगा कि अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी हालात ठीक होंगे तो ख़वातीन काम पे जाएंगी, हालात ठीक होंगे तो ख़वातीन स्कूल जाएंगी? क्या आप समझते हैं उस बार से लेके अब तक कुछ मुख्तलिफ है? अभी कुछ हालात ऐसे हैं कि तालिबान को समझ में आ गई है कि जी अब तो भेजना पड़ेगा लड़कियों को स्कूल, ये तवक्कुआत हैं उनसे? जी, हालात मुझे मुख्तलिफ इस लिहाज से लगते हैं कि तालिबान की क़यादत ने सिर्फ ये कहा है, बल्कि गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान अगर 10-11 प्रोविंसेस में लड़कियों के स्कूल जाने के इंतजामात शुरू हो गए हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि वहाँ मौजूद है, UN मौजूद है, यूनिसेफ की में जो डेप्टी रिप्रेजेंटेटिव है उनसे भी आने से, काबुल से आने से पहले मेरी ऐसे मुलाकात हुई थी और वो भी बता रही थी कि वो पूरे अफगानिस्तान में स्कूल्स की मैपिंग कर रहे हैं और उस मैपिंग के मुताबिक फिर वो इस चीज को, इस सिचुएशन को देख सकेंगे कि कहाँ स्कूल्स में कसर रह गई है। एक जो बहुत बड़ा मसला जो स्कूल्स के और अस्पतालों के ऑपरेशन के सिलसिले में पेश आ रहा है वो ये है कि अफगानिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से टीचर्स की या डॉक्टर्स की या पैरामेडिक स्टाफ की तनख्वाहें
अदा करने में बहुत मुश्किलात हैं, बहुत से जगहों पे तनख्वाहें नहीं, सैलरीज नहीं दी जा सकी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इन मामलों पे भी गौर कर रही है। अभी ट्रॉयका प्लस ने भी अपनी स्टेटमेंट में इस बात पे जोर दिया है कि किस तरह से हल निकाला जाए अफगानिस्तान के साथ जो मौजूदा एंगेजमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, उसके अंदर ही कुछ इस तरह का हल निकाला जाए कि ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए बैंकिंग चैनल काम कर सकें। आपकी भी मुलाकात हुई 8 नवंबर को अब्दुल्ला से, जो फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं अफगानिस्तान के, और पाकिस्तान ये कहता रहा है कि जी हमें, जिस तरह आलमी दुनिया कहती रही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, मगर अब तक जो काबीना में ज़्यादातर पश्तून डोमिनेटेड काबीना है, सिर्फ 2 हैं जो पश्तून नहीं हैं। तो तालिबान जो लीडरशिप है जिनसे आपकी मुज़ाकरात होते रहे, अभी फॉरेन मिनिस्टर से भी बात हुई, क्या उनकी काबीना के अंदर वो इस बात पे आमादा होंगे कि इसको एक्सपैंड किया जाए? क्या इसके अंदर और एथनिसिटीज़ हों, इसके अंदर शायद ख़वातीन को शामिल किया जाए? इसके ऊपर कोई बात हुई? देखिए, डॉक्टर अब्दुल्ला से भी मेरी मुलाकात हुई। उसके अलावा रिसेंटली मैं मिला जो साबका सदर हैं उनके हामिद कारज़ई साहब से, और गुलबदीन हिकमत यार साहब भी वहाँ मौजूद हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। और इन पॉलिटिकल लीडर्स का यही मुतालबा है कि एक इंक्लूसिव वसीउल बुनियाद हुकूमत की तरफ अफगानिस्तान को जाना चाहिए। इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बड़े तवातुर के साथ ये मुतालबा कर रही है तमाम फोरम्स के जरिए उनसे। उनका तालिबान का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इसमें जो वो अपनी राय देते हैं, अपने नजरिए का इजहार करते हैं, वो जरा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि वो उनकी ये एक तो इंतजामिया जो है, ये हुकूमत जो है ये अबूरी है। इसमें वो कहते हैं कि उन्होंने एक्सपैंड करके कुछ दूसरी कौमियतों को भी डाला है। मसलन उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो उज़्बेक हैं, उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो ताजिक हैं। लेकिन ये इस किस्म के इख्तलाफात यानी दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू में मौजूद हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिमांड्स में और जो तालिबान का नजरिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये कंटिन्यू डायलॉग ही के जरिए इस सारे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को एक वसीउल बुनियाद या इंक्लूसिव जिसे हम कहते हैं उस सिस्टम की तरफ ले जाना पड़ेगा। दोनों को बाहमी ताउन के जरिए एक कॉमन ग्राउंड पे दोनों साइड्स को पहुंचने की कोशिश करनी होगी, और इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मगर जो इंटरनेशनल जी आलमी दुनिया है उसके अंदर आप चूंकि मुज़ाकरात करते रहे हैं, आप उनसे बातचीत करते रहे हैं, और आप कहते रहे हैं पाकिस्तान में का मतलब है कि पाकिस्तान ये कहता रहा है, बावर कराता रहा है कि जी अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तालिबान हुकूमत को तो माशी बहरान मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या अमेरिका इज इट क्लोज टू रिकग्नाइजिंग द तालिबान गवर्नमेंट? वेयर डू यू सी इट एज? आप समझते हैं कि ये नामुमकिन है, या आप समझते हैं कि कुछ नरम दिल हुआ है, या आप समझते हैं किस तरफ जा रहा है अमेरिका और आलमी दुनिया, खास तौर पे यूरोप और अमेरिका? देखिए, जो अफगानिस्तान की हुकूमत की रिकॉग्निशन है या इसको रिकॉग्नाइज करने का अमल है, वो तो हर मुल्क ने अपने पॉलिसी के तहत एग्री करना है, अपनी पॉलिसी के तहत डिसीजन लेना है। लेकिन 15 अगस्त के बाद से और फिर जब तालिबान की हुकूमत बनी सितंबर से, उस वक्त से एंगेजमेंट इन्हीं इश्यूज पे चल रही है। 2 तरह की एंगेजमेंट अफगानिस्तान की क़यादत, अफगान अबूरी हुकूमत या इंतजामिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान हो रही है। एक पॉलिटिकल इश्यूज का सेट है जिसमें इंक्लूसिविटी है, ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स हैं, और काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क है, काउंटर एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स है। एक सेट ऑफ इश्यूज ये है, और दूसरा सेट ऑफ इश्यूज है कि किस तरह से इकोनॉमिक एंगेजमेंट और किस तरह से ह्यूमैनिटेरियन एंगेजमेंट और गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। तो मेरे ख्याल में कि ये एक प्रोसेस के इसकी टाइमलाइन देना जरा मुश्किल है, लेकिन इसमें दुनिया भी ये मानती है कि एंगेजमेंट ही हल है। जो अफगानिस्तान में दीगर पॉलिटिकल लीडरान से जो मेरी मुलाकात हुई है, उनका भी यही कहना है कि एंगेजमेंट के जरिए, पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही हल निकाला जा सकता है। दोबारा मगर क्या अगर ये इन नुकात के ऊपर तालिबान हुकूमत पूरी नहीं उतरती तो फिर आलमी दुनिया तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी? क्या ये जो शर्त हैं ये रेड लाइंस हैं आलमी दुनिया की? देखिए, दोनों साइडों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव, अपने अपने डिमांड्स, अपने अपनी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स दी हैं। अब इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में, खासतौर पे पीस नेगोशिएशंस में यही होता है कि दोनों साइड्स अपने अपने डिमांड्स लेकर आती हैं और किसी कॉमन ग्राउंड की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हैं। और मेरा ख्याल है कि
उस कॉमन ग्राउंड में इन तीनों पॉइंट्स की इंक्लूसिविटी है या ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स हैं या काउंटर टेररिज्म है, इनमें प्रोग्रेस का एक अहम रोल होगा। इधर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ हैं एम्बेसडर मंसूर। यूजली तो वो काबुल के अंदर होते हैं मगर पाकिस्तान आए हुए हैं। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद उनसे पूछेंगे कि जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी के मामलात हैं वो पाकिस्तान को बराह रास्त कैसे अफेक्ट करेंगे। चूँकि आज नाजरीन एक जिरगे के ऊपर, पीस जिरगे के ऊपर जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर एक हमला हुआ है। 2 दिन पहले जो है बाजौड़ के अंदर एक पुलिस व्हीकल के ऊपर जो है अटैक हुआ है। तो यहाँ पे भी मामलात जो हैं वो पुरअमन नहीं है। क्या असर होगा अफ़गानिस्तान में जो बदहाली है उसका पाकिस्तान पर, पूछेंगे उनसे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं एम्बेसडर मंसूर अहमद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं एम्बेसडर मंसूर अहमद ख़ान जो इस वक्त पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान में और इस वक्त पाकिस्तान आए हुए हैं। एम्बेसडर साहब, आज जो है जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर एक जिरगे के ऊपर हमला हुआ है। फिर हमने देखा है कि किस तरह पुलिस की गाड़ियों के ऊपर भी 2 दिन पहले बाजौड़ के अंदर हमला हुआ है। तो अगर जंग बंदी का ऐलान हो गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, तो फिर ये हमले कौन कर रहा है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, टेररिज्म जो है वो एक बहुत ही हकीकी और रियल थ्रेट है अफगानिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, और ख़ासतौर पे बॉर्डर एरियाज में इस वक्त। और आपने देखा है कि अफगानिस्तान में भी ये तालिबान की हुकूमत आने के बाद से भी दाइश जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल है, और दाइश ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ नॉर्थ से लेकर और साउथ तक मुख्तलिफ इलाकों में धमाके किए हैं, बड़े लेवल के धमाके भी किए हैं। और अभी जो हमारी ट्रोइका प्लस की जो मीटिंग जो थी जिसमें उनकी मुलाकात अफगान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब से भी हुई, उसमें चारों ममालिक ने जो ट्रोइका प्लस के थे उसमें भी मुत्तकी साहब के साथ इस बात को डिस्कस किया कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और अफगान हुकूमत ने भी ये अबूरी इंतजामिया जो है अफगानिस्तान की, उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि वो दाइश के खिलाफ भी मुनज़्ज़म तरीके से फाइट करेंगे। टीटीपी के जो साथ चूंकि मुज़ाकरात का भी एक, और आप जैसे आपने कहा सीज फायर भी हो चुका है, मुज़ाकरात का भी एक अमल है वो भी जारी है। और जब तक उसके अंदर कोई पेशरफ्त या उसके नताइज ना आ जाए उस पर उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल होगा कि किस किस्म का नतीजा निकलता है उनसे। दीगर भी अफगानिस्तान में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ और टेररिस्ट ग्रुप्स भी मौजूद हैं, जिसमें बदख्शां वगैरह में ETIM है और इस्लामिक उज़्बेकिस्तान जैसी। तो फिर आप समझते हैं कि एक कंग्लोमरेशन है टेररिस्ट ग्रुप्स का, हम कह नहीं सकते। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। मगर एम्बेसडर साहब ये बताइए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसके गारंटर जो है अफगान तालिबान बने हुए हैं, तो पहले तो हम ये कहते रहे, हमारे वज़ीर इत्तलात का भी रिसेंटली बयान आया, उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो इंडिया उसको सपोर्ट करता है, पिछला NDS उसको सपोर्ट करता है। तो फिर हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं अफ़गान तालिबान के ऊपर, कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो इनकी गारंटी दे सकते हैं अगर उनको वाकई में हिंदुस्तान और NDS सपोर्ट करता रहा है? देखिए, ये तो एक मुसल्लमा हकीकत है कि भारत की जानिब से, इंडिया की जानिब से और गुज़िश्ता जो NDS की का जो इदारा था उस पे जो एलिमेंट्स थे उनकी जानिब से ऐसे फाइटर्स को, ऐसे फाइटिंग ग्रुप्स को सपोर्ट किया जाता रहा जो पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे थे। लेकिन अब ये जो अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल इस अबूरी इंतजामिया, तालिबान के अबूरी इंतजामिया के आने के बाद जो पैदा हुई है, उसमें चूंकि ये कोशिश की गई नए सिरे से कि मुज़ाकरात के जरिए इस मामले को हल करने की कोशिश की जाए। और मुज़ाकरात में जैसा कि आपने कहा, गारंटर तो नहीं वो बल्कि फैसिलिटेटर का एक रोल अदा कर रहे हैं, सालिस का एक रोल अदा कर रहे हैं। तो उस रोल में जब वो उनकी कोशिश ये है, अभी जब मुत्तकी साहब ने यहाँ पे भी मीडिया से बातचीत की या इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में बातचीत की, तो उन्होंने ये कहा कि वो बड़ी फेथफुली कोशिश करेंगे कि किसी तरह से इन मुज़ाकरात को एक अच्छे नतीजे की तरफ ले जाया जाए। लेकिन साथ ही आपको पता है कि कुछ ना कुछ मुज़ाकरात को स्पॉइल करने के लिए इस किस्म की कुव्वतें होती हैं, जिनकी वजह से अभी आपको ये तशवीशनाक वाक़यात भी देखने में आ रहे हैं।
लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब तक इन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त, अहम पेशरफ्त ना हो, कोई इनके नतीजे की तरफ, किसी नतीजा खेज अंजाम की तरफ ये ना पहुंचे, तो उस वक्त तक हमें कोई भी बात हतमी तौर पर कहना बड़ा मुश्किल है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर मंसूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुनीज़े जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।